22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस बात को लेकर घर घर में चर्चाएं हो रही हैं। अब चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, जहां देखो वहां हर जगह ये खबर भी चल रही है। साथ ही घर घर में लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार 22 जनवरी को होने वाला क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। पूरे देश में जश्न जैसा माहौल है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी लोग ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर में जो रामलला विराजमान होंगे कि उस दिन होगा क्या। जैसे क्या इस खबर को लेकर लोग आतुर हैं, जानना चाहते हैं, ठीक ऐसी ही एक और खबर है, एक और जानकारी है। दरअसल देश की सबसे बदनाम महिला, आज की अगर हम बात करें तो देश की बदनाम महिला जिसका नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ जाती है घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए 4 साल के बच्चे को लेकर, उसकी हत्या करती है। उसके बाद उसकी लाश को बैग में रखती है और बैग में रखने के बाद वापस अपनी जगह पर पहुंच रही थी, लेकिन रास्ते में जाकर पोल खुल जाती है। और जैसे ही पोल खुलती है, ये खबर भी सूचना सेठ की पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, देश में, पूरे जगह जगह जहाँ जहाँ तक फैल सकती थी वहाँ तक फैल जाती है। अब हर कोई इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मारा क्यों था। आज की इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सूचना सेठ ने इस बच्चे को क्यों मारा, क्या वजह थी, कब मारा और क्या करना चाहती थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गोवा प्रदेश का एक शहर है पणजी। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 2024 को। 15 जनवरी 2024 को गोवा की जो पुलिस होती है वो सूचना सेठ को पहले तो उसका मेडिकल कराती है। मेडिकल कराने के बाद फिर सीधा लेके जाती है पणजी की एक अदालत में, और अदालत में जज साहब के सामने उस महिला को खड़ा कर देती है। साथ ही जज साहब के सामने पुलिस हाथ जोड़कर विनती करती है, कहती है कि हुजूर, हमने इस महिला को 6 दिन अपनी हिरासत में रखा, अपनी कस्टडी में रखा, ये जानने के लिए कि इसने जो अपने बेटे की हत्या की है आखिरकार क्यों की है। लेकिन इस 6 दिन में हमें कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए हुजूर, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती ये करते हैं कि हमें अभी कस्टडी का समय और बढ़ाया जाए, कुछ समय और दिया जाए। जैसे ही अदालत में बैठे हुए जज ने और उस अदालत के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, हर किसी की नज़र सिर्फ उस महिला पर थी या फिर जज पर थी कि अब जज साहब बोलने वाले क्या हैं। दरअसल जज साहब उस महिला की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन्हें 5 दिन अपने साथ और रख सकते हैं, यानी कि 5 दिन और भी पूछताछ की जा सकती है। और पुलिस को यह अवसर मिला है कि कम से कम इन अगले 5 दिनों में ये पता लगाने की कोशिश करना कि आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल इसके बाद फिर पुलिस, जो गोवा की पुलिस होती है, इस महिला सूचना सेठ को अपने साथ लेती है और साथ ले जाने के बाद चली जाती है। दरअसल थोड़ा सा इतिहास क्या है, आईने में झांकने की हम कोशिश करें तो सूचना सेठ रहने वाली होती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, और एक लड़का होता है वेंकट रमन, जो कि रहने वाला होता है केरल प्रदेश का। दोनों की साल 2008 में आंखें चार होती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। धीरे धीरे करके इनकी दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के बीच में ही दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि लड़की कहती है कि मुझे लड़का पसंद है और लड़का कहता है कि मुझे लड़की पसंद है। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2010 में इनकी 2 साल तक प्यार मोहब्बत चलता रहता है और लव मैरिज की अब बात चलती है। परिवार वाले शादी की सहमति दे देते हैं। कलकत्ता में ही साल 2010 में ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों ने ही अपनी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, उससे और अच्छा बनाने के लिए और ज़िंदगी में खूब सारे पैसे कमाने के लिए अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही करते करते शादीशुदा ज़िंदगी थी, अपने अपने भविष्य को संवारने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में यानी कि कई साल बीत जाते हैं। साल 2019 की बात कर रहा हूँ, अगस्त का वो महीना था। ये प्रेग्नेंट हो ही जाती हैं और इनको एक बच्चा पैदा होता है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा होता है। अगस्त 2019 में उस बच्चे ने जन्म लिया और जैसे जन्म लेता है तो उस बच्चे का प्यार से नाम रखते हैं चिन्मय। चिन्मय को लेकर इन दोनों में बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि समय आगे बढ़ता है, महिला भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन बच्चे के पैदा होने से अब दोनों ही उस बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और कुछ दिन के बाद इस देश में क्या, पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी, कोरोना आ ही चुका था। उसके बाद ये बच्चा अपनी माँ के साथ घर में रहने लगता है। पिता भी रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे, उस बच्चे के साथ रहे, तब इनकी आपस में कहीं ना कहीं जो मतलब अंडरस्टैंडिंग थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है और आपस में बात ख़राब होने लगती है। और बात ख़राब होते होते अगस्त 2022 में इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में इतनी दरार पैदा होने लगती है कि अब मियाँ और बीवी ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया कि भाई हम लोग साथ नहीं रह सकते। और जब साथ ना रहने वाली बात थी तो उसके बाद फिर ये कोर्ट चले जाते हैं।
कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में फिर तलाक की अर्जी दे दी जाती है। अर्जी देने के बाद फिर कोर्ट अब इसे तय करने में थोड़ा लंबा वक्त ले लेता है। ये तय नहीं कर पाता कि आखिरकार ये दोनों साथ रहने चाहिए, अलग रहने चाहिए। तो क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन दिसंबर 2023 को इसमें एक और मुद्दा चल रहा था। मुद्दा ये चल रहा था कि वेंकटरमन ये चाहते थे कि वो उनका जो बेटा है वो उन्हें मिलना चाहिए। तभी अदालत कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वो फिर से अपील करता है, कहता है कि हुजूर फ़ोन पर बातचीत हो जाती है, लेकिन छोटा बच्चा है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, समझ में नहीं पाता कि मैं कौन बोल रहा है सामने, इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। अदालत ने जैसे ये बात सुनी, अदालत ने कहा ठीक है, फ़ोन पर बातचीत नहीं होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकेंगे और ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसी बात और थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद फिर से अदालत में अपील की जाती है कि हुजूर आप कुछ मिलने की इजाज़त दे दें तो मैं अपने बच्चे को फेस टू फेस देख सकूंगा, और देखने के बाद फिर मेरी भी अपनी मन की इच्छाएं पूरी हो सकेंगे, क्योंकि वो हमेशा तो अपनी माँ के साथ रहता ही है। कुल मिलाकर दिसंबर 2023 को अदालत ये फैसला देती है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चे से मिलना चाहिए तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप अपने बच्चे से प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक रविवार कहीं भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जैसे ये फैसला उसके हक में आता है, पिता खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि ज़िंदगी ये बहुत ही अब शानदार होने वाली है। मियाँ और बीबी भले ही दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, लेकिन माँ की भी इच्छा थी कि वो अपने बेटे के साथ रहे, पिता की भी इच्छा थी कि वो अपने बेटे के साथ है। अब आगे कहानी बढ़ती है। कहानी जरा शुरू होती है 6 जनवरी 2024 को। नया साल आ चुका था। ये महिला एक साथ 2 गेम खेल रही थी। पहला गेम ये कि 6 जनवरी 2024 को ही अपने पति वेंकटरमन को ये एक मैसेज करती है कि कल यानी कि 7 जनवरी को संडे का दिन है, संडे का दिन तय था, आप अपने बेटे से मिल सकते हैं, मैं बेंगलोर में आपको फला जगह आपको एड्रेस देती हूँ, वहाँ जाकर आप मुलाकात कर लीजिएगा। जैसे ही वेंकटरमन ये बात सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ये पूरा दिन अपने ऑफिस में काम करती है 6 जनवरी 2023 को। और पूरे दिन काम करने के बाद शाम को ये गोवा के लिए फ़्लाइट पकड़ती है, और फ्लाइट पकड़ने के बाद यानी कि सीधा पहुंच जाती है बेंगलोर से गोवा। रात लगभग 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचती है। एयरपोर्ट पर ये टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी, और टैक्सी का इंतज़ार करने के बाद टैक्सी आती है और टैक्सी इसको यहाँ से लेके जाती है। ये कहती है कि ये गोवा में है, एक कैंडोलिम एक जगह है, वहाँ पर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में लेके चलना है। लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचती है, अपार्टमेंट की 404 कमरे नंबर को उसने अगले 10 जनवरी 2024 तक उसने उसको अपने लिए बुक करा लिया था, ताकि वहाँ रहेगी, अपने बच्चे के साथ घूमेगी फिरेगी, मौज मस्ती करेगी। सब इसका ये प्लान था। लेकिन इसने जो अपने दिमाग से एक और प्लान बनाया होता, 6 जनवरी को ही अपने पति को मैसेज किया कि 7 जनवरी को हम मुलाकात करेंगे बेंगलोर में, अपने बच्चे से मिल लेना। रात होती है, रात के लगभग 1 से 2 बजे के आसपास का वक्त था। इसने अपने बच्चे को सिरप पिलाती है, सिरप की मात्रा कुछ ज़्यादा रख देती है, और क्योंकि अगला दिन जैसे जैसे आ रहा था, जैसे जैसे उसकी घड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसके अंदर एक घुटन सी पैदा होती है कि इसे अपने बच्चे को अपने पति से मिलने ही नहीं देना है किसी भी कीमत पर, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मौका पाते ही उसकी सांसों को हमेशा हमेशा के लिए रोक देती है, ख़त्म कर देती है, और उसके बाद आराम से अपने बेटे के बराबर में लेट जाती है, उससे पुचकारती रहती है। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद अब अपने बच्चे के साथ रहती है। हालांकि सुबह को नाश्ता पानी भी करती है। नाश्ता पानी करने के बाद इसे बिल्कुल पूरी तरह से इत्मीनान था, बच्चा मर चुका है। लेकिन उधर जो इसका पति होता है वेंकटरमन उसी दिए हुए पते पर पहुंचता है जहां पर अपने बेटे का उसे इंतज़ार करना था, उससे मुलाकात करनी थी, फेस टू फेस देखना था। तब वो अपनी पत्नी को मैसेज करता है, फ़ोन करता है, ईमेल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आखिरकार वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है, बेंगलोर में इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी होती है गोवा के अंदर कैंडोलिम अपार्टमेंट के 404 नंबर कमरे में होती है। वो इत्मीनान से अपने बच्चे की लाश के साथ दुलार रही है, पुचकार रही है। इस बीच में खाना भी आता है, खाना भी खाती है, और सब काम कर रही है। उधर उसका जो पति होता है, वो पति बहुत ज़्यादा परेशान था। आखिरकार करें तो क्या करें। पति परेशान होकर अपने वकील को फ़ोन करता है, कहता है कि भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी पत्नी ने कल मुझे मैसेज किया कि फला जगह मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी वो मिलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसका वकील कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम कोर्ट में जाकर बात करेंगे। बोले कि तुम कोर्ट में जाकर क्या बात करोगे, आज चौथा संडे है, और चौथे संडे के बाद भी वो मुझे मिलने नहीं दे रही अपने बच्चे से। यानी कि पिछले 4 संडे ऐसे निकल जाते हैं किसी न किसी बहाने से, और ये महिला चाहती ही नहीं थी कि वो अपने
पति से अपने बेटे को मुलाकात करा सके। आखिरकार वो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो हार जाता है, थक जाता है और यहाँ से फिर इंडोनेशिया निकल जाता है, यानी कि जकार्ता की फ़्लाइट पकड़ता है और सीधा पहुँच जाता है जकार्ता। वो इंतज़ार में था कि चलो ठीक है, इस संडे मुलाकात नहीं हो रही है तो अगले संडे में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। इधर जो पत्नी होती है बेटे की लाश के साथ रहती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस लाश का करूं तो क्या करूं, क्योंकि शाम हो जाती है। तभी उसने सोचा कि ज़िंदगी तो तमाम हो गई है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए उसने अपने हाथ की नस काटकर अपनी ज़िंदगी की लीला को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि इतनी जल्दी आसानी से मौत भी नहीं आती है। और रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त था। वो रिसेप्शन पर फ़ोन करती है, कहती है कि मुझे अर्जेंट काम आ चुका है और मुझे जाना है यहाँ से, गोवा से सीधा बेंगलोर। फ़्लाइट का इस वक्त कोई वक्त नहीं है और मेरे लिए एक टैक्सी का इंतज़ाम करो। तभी रिसेप्शन वाले कहते हैं कि मैडम परेशान क्यों होती हो, सुबह दिन निकलेगा, फ्लाइट से आप आराम से निकल जाना, रात भर में आप सफ़र करोगी तो टेंशन में आ जाओगी, इसलिए टेंशन मत लो, आराम से एक इंतज़ार करो दिन निकलने का। लेकिन दिन निकलने का इंतज़ार वो करती ही नहीं है। उसका मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए टैक्सी का इंतज़ाम करो। फिर आखिरकार जब होटल वालों पर प्रेशर बनाया जाता है तो होटल वाले कहते हैं ठीक है हम बात करते हैं। वो कई लोगों से बातचीत करते हैं। कई लोगों में से एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है रॉय जॉन डिसूजा, उससे बातचीत की जाती है। उससे कहते हैं कि भाई एक अर्जेंट कॉल है और तुम्हें यहाँ से गोवा से सीधा बेंगलोर जाना है, एक महिला है उसको लेकर, एक सवारी है। ये डिसूजा तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है लेकिन मैं 30,000 रुपये लूँगा। जैसी 30,000 की बात आती है, रिसेप्शन पर बात पहुँचती है। रिसेप्शन वाले इस महिला से बातचीत करते हैं। महिला से कहते हैं कि मैडम ऐसे मसला है, आपको गाड़ी ले जाने के लिए तैयार है, इनोवा है और 2 ड्राइवर होंगे और आपको 30,000 रुपये खर्च देना पड़ेगा। मैडम कहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 30,000 भी दूंगी, लेकिन उनसे कहो जितनी जल्दी हो सके वो जाएं। रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था और 12:30 बजे के आसपास गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद रिसेप्शन पर ये पैसे वैसे जो देने दीवाने थे उनका देने के बाद अब इस डिसूजा से कहती है ड्राइवर से कि आप मेरा एक जो बैग है वो रिसेप्शन पर रखा हुआ है उसको लेके आओ। उसे लाने के बाद वो कहता है मैडम थोड़ा भारी सा लग रहा है। मतलब कोई भारी वारी नहीं है, इसको रखो और फिर चलते हैं। अब रात में ही ये सब सफ़र पे निकल पड़ते हैं, चलते हैं और जैसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद हाईवे पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रास्ते में एक ट्रक पलटा हुआ था और ट्रक पलटा होने की वजह से रास्ता जाम था। अब ये जो ड्राइवर होता है एक तो सोया हुआ था, एक ड्राइवर डिसूजा जागा हुआ था। वो सीधा उतरता है, जाकर पूछता है कि भाई क्या हुआ है। कहते हैं कि भाई रास्ते में आपका ट्रक पलटा हुआ है और कम से कम 4 घंटे का समय लग जाएगा, इसलिए अब आप आराम करो या फिर वापस जाओ। अब जैसे ही डिसूजा ने ये बात सुनी उसने कहा कि पूरी रात काली हो जाएगी। वो मैडम के पास आता है, मैडम से कहता है मैडम अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको एयरपोर्ट लेके चलूँ। वो पूछती हैं कि क्या बात है। वो कहती है मैडम ये जो रास्ता है रास्ता बंद है अगले 6-7 घंटे के लिए। उसने और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया ताकि मैडम को ऐसा लगे कि हाँ यार देर हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग फ़्लाइट से निकल जाएंगे, क्योंकि वो मैडम जानती थी वो फ़्लाइट से क्यों नहीं जाना चाहती थी। फ़्लाइट में जब लोग सफ़र करते हैं तो उनकी एक एक वस्तु को चेक किया जाता है। बाकायदा उनके जो बैग होते हैं वो एक मशीन से गुजरते हैं और मशीन पता करके बता देती है कि इस बैग के अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। उसे मालूम था यदि मैं एयरपोर्ट से निकली, हवाई जहाज़ से निकली तो पकड़ी जाऊंगी। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी से ही जाना है। अब डिसूजा कहता है कि इन्हें अर्जेंट कॉल थी, अर्जेंट जाना था और मैं इन्हें एयरपोर्ट से लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ये फिर उससे नहीं जाना चाहती। अजीब लेडी है, मुझे क्या, मुझे तो 30,000 रुपये मिलेंगे। वो इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद अगला दिन आता है, यानी कि 8 तारीख आ जाती है, 8 जनवरी। 8 जनवरी को लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास गोवा पुलिस का फ़ोन इस ड्राइवर के पास पहुँचता है, क्योंकि उधर जो रिसेप्शन पे लोग थे उसके बाद कमरे की साफ़ सफाई होनी थी। सुबह में जब साफ़ सफाई करने के लिए बंदा जाता है तो इसने जो अपने हाथ की नस काट के अपनी ज़िंदगी की लीला को समाप्त करने की कोशिश की थी, तो उसके कुछ ब्लड निकल के फर्श पर गिर जाता है, कुछ ब्लड निकल कर बेड पे गिर जाता है। और तो उन्हें शक होता है कि वो आई तो थी बेटे के साथ लेकिन गई ही अकेली, आखिरकार बेटा कहाँ है। तब उन लोगों को याद आता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद पहले ड्राइवर से संपर्क करती है। ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर कहता है कि हाँ मैडम तो हैं लेकिन बच्चा तो साथ में नहीं है। वो कहते हैं कि अपने आसपास जो भी कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ जाने की कोशिश करो। और जैसे पुलिस स्टेशन की बात आती है तो वो अपने गूगल मैप पर डालता है तो लगभग 150 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है उसमें। तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ दूर और आगे चलते हैं तो आगे एक होटल मिलता है। होटल में जब ये पहुंचते हैं तो अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम जानबूझकर टॉयलेट के अंदर कुछ वक्त बिताना, मुझे कुछ काम है। यानी कि वहाँ पर एक गार्ड मिलता है। गार्ड से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कोई इस तरह से कोई पुलिस वाले हैं क्या, क्या यहाँ पे कोई थाना मिलेगा। तभी वो गार्ड कहता है कि अरे परेशान क्यों होते हो, यहाँ से 500 मीटर दूर सर्विस रोड पर ही एक पुलिस थाना है, ए मंगला थाना, आप वहाँ चले जाओ। क्या बात है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसी बात करनी है। सीधा वो उस ए मंगला थाने जाता है। थाने जाने के बाद वहाँ जाकर गोवा पुलिस से बातचीत कराता है। बातचीत करने के बाद पता चलता है उस महिला की जब उसके सामान की चेकिंग की जाती है तो उसके अंदर सचमुच एक लाश निकल के आती है। और जैसे ही लाश निकलती है
सोशल मीडिया पर यह खबर वैसे ही वायरल होने लगती है जैसे कि लोग राम मंदिर की एक एक पल पल की जानकारी जानना चाहते हैं। सूचना सेट के बारे में भी वैसे ही पल पल की जानकारी जानना चाहते हैं। 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन पुलिस के साथ ये महिला रहती है। पुलिस इससे हरचंद कोशिश करती है कि आखिरकार इससे बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद जो सच है वो सच निकलवाया जा सके, लेकिन पुलिस इसका जो अंदर का सच है वो नहीं निकलवा पाती। तभी पुलिस ने एक गेम खेला और वो गेम खेलती है। 13 जनवरी 2024 की शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास का वाकया था। पुलिस वाले आपस में सेटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जो इसका पति है, इसका पति जकार्ता से वापस आता है 9 जनवरी को। वो यह अनुमति देता है कि मेरे बेटे की जो लाश है उसका आप पोस्टमार्टम कर लीजिए। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि या तो तौलिया या फिर किसी तकिए से या फिर किसी तार से, मतलब कुल मिला के दम घुटने से इसकी मौत हुई है। और इस पर कोई ऐसे निशान नहीं है जैसे मारपीट के होते हैं या फिर इसे टॉर्चर करने के निशान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस के पास जब बात पहुंचती है, क्योंकि महिला कुछ बोल नहीं रही है, तभी 13 जनवरी 2024 की शाम को जो पति और पत्नी को आमना सामना कर देते हैं, ताकि हो सकता है कि गुस्से में आकर कुछ ना कुछ बोलने लगे। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है तो पति ने अपनी पत्नी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब बुरा भला वो कह रहा था कि मेरे बेटे की कातिल, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है, इसका जवाब दो। बस यही जवाब पति भी जानना चाहता था, यही जवाब पुलिस भी जानना चाहती थी, और यही जवाब अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविजन के माध्यम से पूरी जनता, पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों मारा है। तो वो कहती है कि जब मेरी आंख खुली थी तो बेटा मर चुका था, मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने कत्ल नहीं किया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं सलाखों के पीछे हूं, जब तक मैं पुलिस कस्टडी में हूं, तब तक तुम सुरक्षित हो, उसके बाद तुम गए काम से। जब जैसे ही ये वेंकट रमन ये बात सुनता है तो उससे बड़ा अफसोस होता है कि ये सलाखों के पीछे है, बच्चे को मार ही चुकी है, अगर बाहर निकलेगी तो मुझे भी मार डालेगी। खैर, आगे वो उसे मारेगी या नहीं मारेगी, लेकिन खुद वो सलाखों से बाहर निकल के आए। जैसे ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, अखबार का एडिटोरियल पेज होता है, तो पत्रकार उसकी पहली ही लाइन लिखता है, वर्तमान समय में देश की सबसे बदनाम महिला के बारे में, यानी कि सूचना सेठ के बारे में आज बात करते हैं। और उस सूचना सेठ के बारे में हर कोई जानना चाहता है। सूचना सेठ अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी, जो साल 2008 में अपने उस प्रेमी से प्रेम करती है, 2010 में शादी कर लेती है, 2019 में एक बेटा पैदा होता है, कुछ दिन साथ रहते हैं और अलगाव हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। तलाक तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन ये दोनों अलग हो जाते हैं और कोर्ट इसे इजाज़त देता है कि तुम अपने बेटे से मुलाकात कर सकते हो। लेकिन सूचना सेठ ने कहा कि किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी। उसे मारने के बाद 22 घंटे तक अपने बेटे के साथ रहती है, अपने बेटे की लाश के साथ रहती है। जब जब उसे मौका मिल रहा था उसे दुलार भी रही थी, पुचकार भी रही थी, लेकिन वो भूल चुकी थी अब उस दुलारने से और पुचकारने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो मर चुका है। उसकी जो सांसें हैं वो पूरी तरह से थम चुकी हैं। लगभग 11 से 12 घंटे वो कार में अपने बच्चे को उस बैग में रखकर सफ़र भी करती रहती है, तब भी उसे एहसास नहीं हुआ था। और जब वो पुलिस बंगला थाने में जाकर जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी और पुलिस ने जब लाश बाहर निकालती है, तब भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती है। इसके बाद वो जब भी पुलिस के सामने जाती है, अदालत के सामने जाती है या फिर मीडिया के सामने आती है, तब भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं नज़र आती। आखिरकार वो महिला इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अगर पुलिस इस मामले को पता निकालने में सक्सेस होती है, कामयाब होती है कि आखिरकार उसने अपने बच्चे की हत्या क्यों की है, तो मैं भी अपनी कहानी के माध्यम से ये बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन माँ के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी कहानी को, पूरी जानकारी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप आज जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राजवीर सिंह भाटी हैं, मोहम्मद जावेद अख्तर हैं, जुबैर पठान हैं, वाहिद अंसारी, देविंदर सिंह, नसरीन बानो, एडवोकेट निशा खान, महेंद्र सिंह, दीपक कुमार, शंकर लाल, हाशिम, कन्हैया, अनिल हसमुख, आदर्श वर्मा, चंद्रजीत यादव, वरीरा और आफान, लता गौतम, आनंद कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।